हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर का नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये चैप्टर बच्चों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर याद कर लीजिएगा। और यदि आप लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है बच्चों। ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो हार्मोन होता है वह कहाँ से स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर लिखते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। दूसरा प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, तो ग्वाइटर यानी जो घेंघा होता है वह किसके कमी से पनपता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो यह किसके कमी से पनपता है, तो आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है, तो थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है थायराइड से, कि ऑप्शन बी में यकृत से, कि ऑप्शन सी में ब्रीक से, कि ऑप्शन डी में वृषण से। तो कहाँ से होता है बच्चों, तो यह थायराइड से होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है। तो बच्चों मानव में जो डायलिसिस थैली है वह कौन है, तो यह नेफ्रॉन है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि नेफ्रॉन है वह मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी लिखिए। तो जो भोजन का पचना है बच्चों वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह बच्चों उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, तो कौन सा है बच्चों, तो यह बच्चों इथाइलिन है। जो इथाइलिन है बच्चों वह फल बेचने वाले के द्वारा उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, तो वह संरचना कौन सी है जो कि उद्दीपन की पहचान कराती है, तो वह बच्चों ग्राही है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब के सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, तो कौन सी हो जाएगा बच्चों, तो अग्नाशय है बच्चों जो वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के दो प्रकार होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है बच्चों जो कि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जो एंड्रेलिन है वह वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है, तो स्वर्णग्राही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर्णग्राही। 11वां प्रश्न है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अधिक वृक्क ग्रंथि है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, तो अधिकतर पादप नियंत्रक कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि यह बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर उगते हैं। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी पनपते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि बीज रहित फलों के बचाने को क्या कहते हैं, तो बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं बच्चों, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जो बीज रहित फलों के बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अग्र
प्रभाविकता कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसमें कौन है बच्चों जो कि एक पादप हार्मोन है। तो जो साइटोकाइनिन है वह कौन सा हार्मोन है, तो पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेटिक द्वार यानी सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, तो सोचने के लिए भी है, हृदय संपादन के लिए भी है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जो मस्तिष्क है वह किसके लिए उत्तरदायी है, तो इन सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। 19वां प्रश्न है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, तो बच्चों रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो जो प्रतिवर्ती चाप है वह कहाँ बनते हैं, तो यह मेरुरज्जु में बनते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जो पीयूष ग्रंथि है उसे शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है बच्चों वह नीलिका वाहिनी होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इसको याद रखिएगा कि ऑटू वामानता और ऑटू अल्पक्रियता और मिक्सीडीमा यानी ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी ये सभी रोग होते हैं जो कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण होते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बच्चों, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जो इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है यह अग्नाशय के द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है बच्चों, तो यह एब्सिसिक अम्ल के कारण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, तो एब्सिसिक अम्ल। 28वां प्रश्न है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो पुनः भरण द्वारा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा पुनः भरण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा नियंत्रित की जाती है, तो पुनः भरण द्वारा। 29वां प्रश्न है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है, तो यह बच्चों गुरुत्वानुवर्तन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि पार्न्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है। तो पार्न्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसके हिस्से हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि पश्च मस्तिष्क के हिस्से हैं। जो पार्न्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है वह पश्च मस्तिष्क के हिस्से हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब के सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। तो कौन सी क्रिया है बच्चों जो कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है वमन,
ऑप्शन बी में करा है चबाना, कि ऑप्शन सी में लार आना, या ऑप्शन डी में हृदय का धड़कना। तो कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो जो चबाना है बच्चों वह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि ऑटू ग्रंथि की थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसे सोडियम आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम। 33वां प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो कौन सा भाग होता है बच्चों? तो यह अनुमस्तिष्क होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। तो जो पादप हार्मोन है वह साइटोकिनिन किसके लिए सहायक है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है। यानी जो पादप हार्मोन साइटोकिनिन है वह वृद्धि के लिए यानी लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो जो अनुकुंचन गति है वह किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो यह बच्चों छुई मुई के पौधे पर प्रमाणित की जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो जो वृक्क है बच्चों वह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जो बच्चों संकेत होता है वह शरीर के यानी खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन और शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है? तो संकेत प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि ऑटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है बच्चों कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वह कहाँ मिलती है? तो वृषण में मिलती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। आप लोग इस सारे प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रह देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। वीडियो के साथ आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा।